लिए बड़ा खास और दिल के करीब है। मैं जब लास्ट राउंड में पहुंचा, जब मेरा 13वां राउंड, ठाकर साहब, जब 13वां राउंड चल रहा था और 3200 की लीड थी और 10 पोलिंग बूथ रहते थे, तो मैंने 12 राउंड तक मेरी 3200 की लीड थी। अब 10 पोलिंग बूथ ये लास्ट वाले अड़गी, उसमें अड़गी दलोड़ी, तो मैंने टोटल किया, तो पोलिंग रुकवा के मैंने टोटल किया कि कितने वोट हैं, तो 3500 कुछ वोट थे। मैंने अंदाजा लगाया कि इन 3500 में से बीजेपी कितना लेगी। तो यहां ये फारूक बैठे हैं, तो इसको मैंने बुलाया, मैंने कहा इधर आओ। मैंने कहा हमारी कितने वोट लेंगे हम 3500 से? उन्होंने बोला जी 1500 1800 भी वोट हम ले लेंगे। मैंने कहा 1000 से ऊपर रहेंगे? कहा जी क्या बात करते हो, अड़गी है, वो है, ये एरिया। और मैं मुबारकबाद दूंगा कि आपने जब ईवीएम खुली तो आपने मुझे वहां से 1700 वोट दिया और मैं वहां से जीत के, मेरी अनाउंसमेंट जो हुई वो अड़गी, आप लोगों का मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। मुझे याद है कि जो सराडू के अंदर मीटिंग हुई तो मेरे चाचा जी ने एक बात कही, वो मुझे आज भी याद है, मेरे दिमाग में है। इन्होंने आप लोगों से एक बात कही कि अगर किसी को अगर चूड़ा खोंपना है तो मुझे सीधा खोंपना, मेरी पीठ पे मत खोंपना। और आपने, क्योंकि कालाकोट में यशुवर्धन मेरे दोस्त हैं, हम दोनों क्लासमेट हैं, वो वहां से इलेक्शन लड़ रहे थे और मैं यहां से। और जिस दिन मैं मिलने गया तो वहां मेरी चाची, जो हमारे स्वर्गीय चाचा ठाकुर यशपाल सिंह जी की जो धर्मपत्नी जी वो हैं, उन्होंने कहा कि मेरे 2 बेटे लड़ रहे हैं, और इन्होंने भी कहा कि मेरे 2 भतीजे इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इन्होंने मुझे जब जब जरूरत पड़ी मैंने इनको फोन किया। हालांकि इनका इलेक्शन बड़ा टफ इलेक्शन था, वहां बड़ा टफ मुकाबला, घर का मुकाबला था, लेकिन इन्होंने मेरा तावन दिया। मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और बिलखसूस मैं आप अड़गी की जनता का दिल से शुक्रगुजार हूं कि वोटों में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। इसके लिए मेरा दिल से आपका शुक्रिया। मेरे किसी साथी ने कहा कि आपने एक वादा किया, न्याज साहब ने, आपने वादा किया था कि 15 दिन आप मेरे लिए जागो, 5 साल में आपके लिए जागूंगा। अभी तक तो मैंने जो वादे किए उनको पूरा करने की कोशिश मैं कर रहा हूं। 15 दिन आपने अपना वादा पूरा किया, और आज या जब से मैं जीता हूं, मेरे मुतालिक एक बात आपको कही गई होगी, और वो बात सच्ची भी थी कि ये दिल्ली से है, दिल्ली रहे हैं, लेकिन एमएलए बनने के बाद अभी 2 महीने और तीसरा दिन है आज। मैं अभी तक दिल्ली नहीं गया, सिर्फ असेंबली अटेंड की है या कोई मीटिंग अटेंड की है, जम्मू भी नहीं गया। मैं आज 21वीं पंचायत है जिसमें मेरा टूर है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 5 साल मैंने आपसे एक वादा किया था कि इलेक्शन में जिस तरीके से आपको ये लगता था कि शायद नेता लोग, लीडर लोग जीतने के बाद लोगों में नहीं आते, तो मैंने आपसे कहा था कि जिस तरीके का इलेक्शन में माहौल रहेगा उसके बाद भी वैसा ही माहौल रहेगा। लेकिन अब थोड़ा साइड, लेकिन आपने देखा एमएलए बनने के बाद भी मेरे घर में कोई आपको रोक टोक नहीं है। आज भी रात को दादाजी 12 बजे तक भी लोग मेरे पास आते हैं और मैं उनको सुनता हूं, और जो मेरे इख्तियार में होता है मैं उनको सुनने की कोशिश करता हूं और मैं उसको हल करने की कोशिश करता हूं। आपने मुझे, मंत्री जी ने एक कहा कि सीआरएफ में 1 रोड दे दो, तो वो रोड कम से कम 10 किलोमीटर से ज्यादा होनी चाहिए और 20 तक हो जाए 1 रोड। मैं अभी आपको अपने व्हाट्सएप पे मैसेज दिखा सकता हूं। हालांकि तब आपने मुझे ये नहीं कहा था कि हमें रोड, क्योंकि ये बात इलेक्शन के जब मंत्री बने हो तो मुझे फोन आया कि ओएसडी साहब का कि 1 रोड आप सीआरएफ में भेजनी है और आप दे दो। तो क्योंकि मैं अड़गी में 2-3 बार आया इलेक्शन कैंपेन में, सन्योट भी आया, तो जब मैंने देखा कि कौन सा एरिया ऐसा है
जहां रोड की जरूरत है। और क्योंकि तब मैंने इलेक्शन कैंपेन के दिनों में मैंने देखा था कि ये एरिया जो है हमारा, ये जो एरिया है इसमें रोड की शदीद जरूरत है। तो अड़की जामा मस्जिद से ताली तो ये रोड जो है आज भी, इसका जो सीआरएफ की बात उन्होंने चाचा जी ने की, मैंने मंत्री जी के व्हाट्सएप पर ओएसडी को ये रोड हमने उसको मेंशन की। और मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि ये रोड, इसमें काफी सारा एरिया हमने, जिससे फालगा, स्यू, जगीर, चढ़ा, सलियोट, ये काफी पंचायत है पूरा। मैंने इसमें, क्योंकि मैंने अपने लेवल पर चीजें डिस्कस करके, तो वो मैंने मंत्री जी से, मैं उनका तहे दिल से आज शुक्रगुजार भी हूं, क्योंकि हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे राजौरी डिस्ट्रिक्ट से हमारे यहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हैं और उन्होंने खुद बोला कि एमएलए साहब, एक रोड आप 20 किलोमीटर तक एक रोड आप दे दो, कि जो रोड जहां अनकनेक्टेड लोग हैं, जहां जरूरत है। फिर मैंने, क्योंकि मुझे याद था, मैं जब इस एरिया में आया तो इलेक्शन में जो आप लोग डिमांड करते थे वो मैं लिखता था, और उसी बेस पर मैंने अपना मैनिफेस्टो भी तैयार किया था। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अभी सरपंच साहब कह रहे थे कि आप जिम्मेदारी लगाओ, अगर आपने कंजूसी नहीं की तो हम भी कोई कंजूसी नहीं करेंगे। मैं और परमेश्वर जी मिलकर, हमारा कोई पार्टी का कोई मसला नहीं है। मैंने तो उनको भी गले लगाया जिन्होंने विरोध किया, आपने तो मुझे प्यार दिया, मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूं। एमएलए साहब, एक रोड आप 20 किलोमीटर तक एक रोड आप दे दो, कि जो रोड जहां अनकनेक्टेड लोग हैं, जहां जरूरत है। फिर मैंने, क्योंकि मुझे याद था, मैं जब इस एरिया में आया तो इलेक्शन में जो आप लोग डिमांड करते थे वो मैं लिखता था, और उसी बेस पर मैंने अपना मैनिफेस्टो भी तैयार किया था। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अभी सरपंच साहब कह रहे थे कि आप जिम्मेदारी लगाओ, अगर आपने कंजूसी नहीं की तो हम भी कोई कंजूसी नहीं करेंगे। मैं और परमेश्वर जी मिलकर, हमारा कोई पार्टी का कोई मसला नहीं है। मैंने तो उनको भी गले लगाया जिन्होंने विरोध किया, आपने तो मुझे प्यार दिया, मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूं। काम के लिए आप कभी भी मेरा पास आओ, मैं कभी ना नहीं करूंगा। लेकिन जो आपने यहां काफी सारे इश्यूज बताए हैं, आपने पीएचई में, इरिगेशन में, बिजली की बात की, रोड्स की बात की, मिडिल स्कूल की बात की। आज मैं आपसे एक बात कहूंगा, मैं जब जहां जहां इलेक्शन कैंपेन में गया वहां गरीब लोग मिलते थे, कहते जनाब हमारा मकान कच्चा है। मैंने कहा इंदिरा आवास योजना कब से चल रही है, मकान कच्चा क्यों है? वो कहते थे हम नाम देते हैं, आगे कट जाता है। और बिल्कुल परमेश्वर जी ने ठीक कहा कि रो रो के 10 रोड़े इन्होंने लाई, क्योंकि किस तरीके का माहौल पिछले 10 साल से था वो आप जानते हैं। लेकिन आज हम खुशकिस्मत लोग हैं, कांग्रेस और एनसी की सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में लोगों के लिए काम कर रही है। और उन्होंने बिल्कुल इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आम लोगों की बात करनी। जब मैं असेंबली में पहले दिन बोला तो हमने ये मुद्दे उठाए, और आज मैं आपसे कहूंगा आप हमारी मदद कीजिए। मदद क्या करनी है, जितने भी यहाँ सरपंच हैं, जितने भी यहाँ मोजस लोग हैं जो सरपंची का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जो जिन्होंने लड़ा हुआ है, मैं आपसे कहूंगा आप लिस्ट बनाओ कि कोई भी गरीब आदमी आपके एरिया में, आपकी पंचायत में, आपके ब्लॉक में, आपकी वार्ड में कोई भी ऐसा आदमी जिसका मकान कच्चा है और जिसको आवास योजना के तहत पैसे नहीं मिले, उसकी लिस्ट बनाकर आप मुझे दो। आप हम वहां से लिस्ट बनाकर एसीडी ऑफिस में सबमिट करेंगे, और फिर मैं देखूंगा कि उस लिस्ट में किसका नाम कटता है। अगर कटेगा तो डिपार्टमेंट को जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि सिर्फ जेन्युइन केस जो है, जो गरीब लोग हैं, मेरा मकसद है कि 5 साल में एटलीस्ट राजौरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई ऐसा गरीब ना रहे जिसका कच्चा मकान रहे। बाकी आपने ये कहा सर्वे की प्रॉब्लम है, मैं समझता हूं, लेकिन आप उनका भी नाम नोट कीजिए, ताकि जब मैं असेंबली सेशन जनवरी में लगे
तो मैं जाकर वहां इस बात को उठा सकूं कि एटलीस्ट मेरी विधानसभा में, मेरी असेंबली में कितने ऐसे लोग हैं जिनका राशन कार्ड का मसला है, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जमीनों का मसला है, ताकि उस पे जब एमएलए बात उठाता है तो वो पॉलिसी बनती है। तो मैं आपसे कहूंगा, चाहे आपका राशन कार्ड है या नहीं है, आपके पास जमीन की नकल है या नहीं है, आपने लिस्ट में नाम जरूर लिखना है। मैं चाहता हूं मेरे पास एक आंकड़ा आ जाए कि मेरी रजौरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसका आपने एमएलए बनाया है, मेरे पास ये तो आंकड़ा आए कि कितने लोग कच्चे मकान में रह रहे हैं और कितने लोग जरूरतमंद हैं। तो इसके लिए आपसे मेरी तवक्को है कि आपने सिर्फ अड़की की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूं कि यहां कोई भी मकान कच्चा नहीं रहना चाहिए। अगर इस बार हम 100 मकान लेते हैं, लेकिन मुझे पता है इस बार मकान सरप्लस है, और मैं आपको एक बात यकीन दिलाता हूं, फर्जी एक भी नहीं होगा। इसके लिए जो जरूरतमंद है उसको मकान मिलेगा, बाकी जिसका ऑलरेडी बना हुआ है पैसे वो नहीं होगा, ये मैं बात आपको एश्योरेंस देता हूं। मेरे साथियों ने कहा, जुनैद साहब ने एक अच्छी बात उठाई कि मेरे गुजर बकरवाल भाई जो माइग्रेशन करते हैं, जो खाना और बदोश है, उनके पास जमीन का कोई कागज नहीं है, और ये बात सच है कि उनके पास एक परमिट होता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जिस दिन असेंबली लगेगी आप देखेंगे कि ये मुद्दा असेंबली में भी मैं उठाऊंगा और फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब से भी उठाऊंगा, और आपका वही परमिट बेस बनेगा, और उसी बेस पर आपको राशन भी मिलेगा, और उसी बेस पर आपको मकानों की जगह भी है, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है। और पॉलिसी मैटर पर जो जो मेरे पास नोट होता है, मैं उस पर कंसर्न मिनिस्टर के साथ बात करके काम करने की कोशिश करूंगा। फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में यहां रमेश्वर जी ने बात की, बाकी साथियों ने बात की। हमारे बहुत ही मजबूत, हमारे डायनामिक और बड़े अच्छे ग्राउंड के साथ जुड़े हुए जावेद राणा साहब जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है, उनसे जब हमने बात की, उन्होंने कहा नया तो मैं बनने नहीं दूंगा, क्योंकि जंगलात भी जरूरी है, लेकिन पुराने को कोई छेड़ा नहीं जाएगा। आप यकीन मानो, अगर मेरी किसी ऑफिसर के साथ बहस हुई है, मेरी ऑफिसर के साथ अगर बहस हुई है, तो वो सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों के साथ बहस हुई है, और मैंने उनको सीधा बोल दिया कि जब तक अगर आपने किसी को गिराना भी है, वो जब मेरे नोटिस में डालो कि भाई अगर हमारा कोई इस तरीके का केस आता है, आप डायरेक्ट कार्रवाई नहीं करोगे। और क्या रीजन है कि जब से हम हुकूमत बनी है, इससे पहले आपने किसी का घर नहीं गिराया, आपने किसी के खिलाफ एक्शन नहीं किया। जिस दिन से हमारी सरकार बनी है उस दिन से आप एक्शन कर रहे हो। और उन्होंने एक दो जगह कोशिश भी की, लडोत में उन्होंने की, अड़गी में भी कुछ जगह लिस्ट मांगी थी, कलाल कास्ट में भी मांगी थी। मैंने किसी का घर, उसकी इंक्रोचमेंट वो जो कह रहे थे कि गिराएंगे, मैंने नहीं गिराने दिया। एक जगह उन्होंने गिराया कन्नड़ में, मैंने पर्सनली विजिट किया उसके जहां उसने घर गिराया था। अब मैंने मंत्री साहब से भी बात की है, और बहुत जल्द वो भी मकान बन जाएगा उसका भी। मैं आपको आज इस मंच से आपको एश्योर करना चाहता हूं, कोई भी आपके घर की तरफ देखेगा तो पहले उसको एमएलए को फेस करना पड़ेगा। आप जहां जहां आप बैठे हैं, कोई भी मकान आपका नहीं गिराएगा। लेकिन आपसे एक बात जरूर कहूंगा, क्योंकि आज अगर मैंने बोला है तो आपने कल ही कंस्ट्रक्शन ही शुरू कर देनी। उसमें आपने बोला जी एमएलए साहब ने बोल दिया तो कंस्ट्रक्शन शुरू, दुकानें आपने